टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला, जनता जनार्दन को आगाह किया। सीएम गहलोत, पायलट, रंधावा ने भी हमला बोला। इस रिपोर्ट में देखते हैं। पायलट का गढ़, प्रियंका की हुंकार। केंद्र सरकार पर चुन चुन कर वार। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जनता जनार्दन को किया आगाह। सरकार बदली तो योजनाओं पर लगेगा ब्रेक। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारा राम राम साहब। मुझे विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद हो, थे सगला अच्छा हो। टोंक के निवाई में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आईं। प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में भाषण की शुरुआत कर टिक्की कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए और बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम कर रही है, जबकि कई लोग सत्ता में आते ही सत्ता में लाने वाले को भूल जाते हैं। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए बीजेपी की नीतियों से ज्यादा नियत को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार में धनवान की जय जयकार है और पब्लिक की जरूरतों और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रियंका ने गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमकर बखान किया। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर, यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने मिशन 2030 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के दृष्टिकोण पर काम कर रही है। जिस प्रकार की वादा किया था हम लोगों ने, महंगाई राशि में लागू हो गई हो। लोग कहते हैं आश्चर्य हो रहा है। बजट में जो घोषणा होती है, जो सड़क की हो, पानी की हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, तहसील की हो, नगर पालिकाओं की हो, पीएचसी, सीएल कुछ भी हो, खाली घोषणा नहीं होती है, लागू भी हो जाती है 7 साल के अंदर। ये पहली बार देखने को मिला, राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। सीएम से पहले जनसभा को संबोधित प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज जो लोग बैठे हैं वो कैटपुर को जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टी बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है। उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है। इस अवसर पर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का ऐलान किया गया। अब गांवों में भी 8 रुपए में जनता को खाना खिलाया जाएगा। इस योजना से कोई भूखा ना सोए का संकल्प साकार हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी पर प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। जिनके पावन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। वो महिला ऐसी घर में पैदा हुई और वो वहाँ केवल वोट के लिए ये कह दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में उनकी सरकार
बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं कि यदि उनको गोली वैसे ना मरे तो गोली मारकर, और उसमें भी ना मरे तेजाब डालकर, उसमें भी ना मरे तो कुएं में डालकर, ऐसी जगहों पर वो बेटी, वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी जगहों पर कभी नहीं आती, क्योंकि ये नारे हैं उनके, केवल खोखले नारे हैं। प्रियंका जी आज राजस्थान में थी, शायद उन्हें जानकारी नहीं है या फिर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बताया नहीं कि आज राजस्थान देश में सबसे ज्यादा महंगा प्रदेश है। देश की जो महंगाई दर है उससे 2% ज्यादा 9.7% महंगाई दर हमारे राजस्थान की है। यहाँ का पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 10 रुपए आसपास के राज्यों से महंगा है। सबसे ज्यादा वैट यहाँ पर है और इसीलिए महंगाई राहत कैंप के माध्यम से मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी दावा करें, लेकिन धरातल पे स्थिति आप लोगों के सामने है। बीजेपी का पलटवार अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ में हुई प्रियंका गांधी की सभा काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते निवाई से चुनावी सभा करने के पीछे कांग्रेस की विशेष रणनीति है। इसके तहत कांग्रेस टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, टोड़ा, मालपुरा समेत 4 विधानसभाओं सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, केकड़ी समेत जिलों की विभिन्न सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर का दौरा किया। पीएम मोदी के अचानक मीडिया सेंटर में पहुंचने से वहां मौजूद पत्रकारों में आश्चर्य ही मिश्रित उल्लास देखने को मिला। पीएम मोदी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे जो मीडिया सेंटर बनाया गया था, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया था, उसमें पूरे दुनिया के पत्रकार, पूरी दुनिया के देशों के पत्रकार यहां आए हुए थे इस G20 की कवरेज के लिए। और यहां आकर एक तरह से प्रधानमंत्री ने पत्रकारों का आभार व्यक्त किया कि जो G20 की तमाम रिपोर्टिंग है, जो खबरें हैं, वो पूरे देश, पूरी दुनिया तक उन्होंने पहुंचाई। और ये अचानक ही सब कुछ हुआ, ऐसा कोई तयशुदा कार्यक्रम नहीं था। आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री, ये जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया था भारत मंडपम में ही, जहां से तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जगत के पत्रकार आए हुए थे, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। हालांकि इस बीच यहां उल्लास भी देखने को मिला और प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया सभी मीडिया कर्मियों का। G20 शिखर सम्मेलन के डिनर कार्यक्रम में भारतीय परिधानों का जलवा देखने को मिला, जहां भारत की ऐतिहासिक झलक देखने को मिली। देश में ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत मंडपम में दुनिया भर के मेहमान जुटे। इनके सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के पारंपरिक खाने परोसे गए, साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए भारतीय संगीत और लोकगीत की भी धारा बही। जिसका मुख्य आकर्षण रहा गंधर्व अटोद्यम, जो एक भारतीय संगीत का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें पूरे भारत के संगीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जो शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के समूह के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत को समेटे हुए है। इस संगीत में डिनर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के संगीत और लोकगीत को शामिल किया गया था। हिंदुस्तानी संगीत में राग दरबारी, लोक संगीत में राजस्थान का केसरिया बाला, घूमर शामिल रहा, जबकि कर्नाटक घराने के राग मोहनम में स्वागतम कृष्ण को पेश किया गया। इसके अलावा कश्मीर, सिक्किम, मेघालय के लोकगीत को भी शामिल किया गया था। हिंदुस्तानी, कर्नाटक और लोक संगीत के राग भैरवी, दादरा, मिले सुर मेरा तुम्हारा भी शामिल रहा। कुल संगीत एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो पूरे विश्व को एक दूसरे के, विश्व के सभी देशों को एक दूसरे से वो जोड़ती है। सारंगी के साथ साथ बहुत जो आपने बताया लुप्त होते हो रहे जो वाद्य है, जैसे सुर बहार है, सरोद है, सितार है और ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारी कला, हमारी संस्कृति का जो एक
इट्स अ सिंबल ऑफ आवर कल्चर एंड कम्युनिटी, अब हमारे कल्चर का। इन वाद्य यंत्रों में सुर सिंगार, मोहन वीणा, जल तरंग, जोड़िया पावा, धंगाली, दिलरुबा, सारंगी, कमाईचा, मट्टा कोकिला वीणा, नल तरंग, तुंगबुक, पखावज, रबाब, रावण हत्था, थालदाना, रुद्र वीणा शामिल रहे। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति ल्यूला डे सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। वैसे तो G20 के सफल आयोजन की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस तस्वीर ने जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। Yeah, so I'm a proud Hindu. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समय समय पर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते और जताते रहे हैं। बात चाहे पीएम बनने से पहले की हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद की। उन्होंने कई बार यह कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm. G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दिखाया कि हिंदू धर्म में उनकी कितनी आस्था है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में रहे। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने बताया कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया ताकि उनको मंदिर की याद रहे। अभी ये हमारे शौनक साहब जो है वो तो हिंदू है ही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर लंदन में निस्डन में है। यही संस्था ने, जिसका नाम है BAPS, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, उन्हीं ने वह बनाया है। और यो देखने के बाद वहाँ के हमारे जो प्रबंधक समिति के मेंबर थे, उन्होंने कहा जब आप भारत में जाए तो अक्षरधाम दिल्ली में अगर जाते तो आप देखिए, तभी से उनके दिमाग में ये था। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद ऋषि सुनक ने ये भी कह दिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ आता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह 14 सितंबर से शुरू होगा, जो 20 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान प्रतिमा के अनावरण के साथ ही कई कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन की तैयारी जोरों पर है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल के पास भी 2 विशाल अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिनमें 15 और 16 सितंबर को देश के विख्यात साधु संत वैदिक रीति से हवन पूजन और 17 सितंबर को 340 साधु संत 51 कुंडीय हवन करेंगे। 18 सितंबर को आदि गुरु की प्रतिमा अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। स्टेज के बीचों बीच बनी सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति के सामने पहुंचेंगे। इसके बाद लिफ्ट से चरणों तक जाएंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसके लिए 4 लेयर में स्टेज बन रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मूर्ति के दोनों ओर 250 संत और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 19 सितंबर को ओंकार पर्वत के पीछे कावेरी नदी के तट पर स्थित ग्राम सिद्धवरकूट में संत समागम होगा और ओंकारेश्वर में 20 सितंबर को अनावरण कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ऐसे तो भीड़भाड़ हमेशा बनी रहती है, परंतु ओंकारेश्वर का जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनने के बाद यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से भी दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ प्रतिमा को देखने आएंगे, जिसके कारण यहाँ लोकल का भी कहीं ना कहीं व्यापार
और अध्यात्म भी यहाँ से पूरे देश दुनिया में जाएगा। तो अपने आचार्य शंकर की प्रतिमा का स्थापन का काम जो चल रहा है मानदाता पर्वत पे, वो लगभग अपने अंतिम चरण में मूर्ति स्थापना हो चुकी है और इसी महीने लगभग 18 तारीख के आसपास इसका अनावरण होना। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात है, उसके अभी कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जो भी हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें 2-3 दिन के धार्मिक अनुष्ठान होंगे और देश विदेश अपने देश के कोने कोने से तमाम साधु संतों के आने की संभावना है और लगभग 18 तारीख के आसपास इस परियोजना में जो आचार्य शंकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। ओंकार पर्वत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर 1000 लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। पूरा कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आसमान से यहाँ का जायजा भी ले चुके हैं। आचार्य शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा, उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई वीआईपीज आएंगे। उनको लेकर हमारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे क्या कहते हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है और उन कार्यक्रमों के हिसाब से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यहाँ 54 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर आदि शंकराचार्य की अष्ट धातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके मद्देनजर 30 लोगों की टीम 24 घंटे दिन रात प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। बिहार के दरभंगा से खबर है।